हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 बायोलॉजी में क्लास 12th का इम्पोर्टेंट एंड कॉमन ह्यूमन डिजीज। ठीक है, तो ये अपना लास्ट चैप्टर है अपने सिलेबस का। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन को लिखनी है हेल्थ की डेफिनेशन। तो देखो, WHO जो क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अकॉर्डिंग हेल्थ की क्या डेफिनेशन होती है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बींग, नॉट अ मियर द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि कोई बीमारी नहीं होनी, उस पर्सन को कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई मेंटल इश्यू नहीं होना चाहिए, सोशल वेल बींग होनी चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे, हेल्दी स्टेट कहेंगे। In this state, all the human parts work properly and having a fair and desired balance with each other। और इस केस में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट अच्छे से काम करेंगे, एकदम बैलेंस में काम करेंगे, और खुद के साथ भी, आपस में भी, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में। और ये स्टेट जो होगी वो पर्सन की क्या कहलाएगी, हेल्थ कहलाएगी। अब देखो, नेक्स्ट है डिजीज। तो देखो, डिजीज जो वर्ड है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डिस मतलब एब्सेंट, और ईज, ईज का क्या मतलब होता है, कंफर्ट। जब कंफर्ट नहीं होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिजीज। तो डिजीज इज अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ बॉडी of an organism that impair the body function associate with specific symptoms and sign। मतलब डिजीज किसे कहते हैं, बॉडी की हेल्दी स्टेट से कुछ भी डिस्टर्बेंस होना, जिसमें बॉडी के फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करते। इम्पेयर का मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, और साथ में वो प्रॉपरली जो वर्क नहीं हो रहा उसका कुछ सिम्टम्स और साइंस भी होंगे। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, डिजीज। नेक्स्ट है अपने टाइप ऑफ डिजीज। तो किस कारण से डिजीज हो रही है, उसके बेसिस पे डिजीज के ये 9 टाइप्स हो सकते हैं। डिजीज जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है, किसी पैथोजन की वजह से होने वाली सारी डिजीज कौन सी होती है, इन्फेक्शियस। कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, किसी बायोकेमिकल की वजह से हो सकती है, या भी वन बाय वन अपन सारे देखेंगे जो अपनी बॉडी के अंदर है, जैसे इंसुलिन की कमी हो जाना वगैरह। एक्सोजीनस केमिकल डिसऑर्डर, बाहर से आने वाले किसी केमिकल की वजह से हो सकती है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है, मैकेनिकल डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर हो सकता है, और मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। अब इनको अपन को एक एक करके करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसे कहेंगे, दिस टाइप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर। जितने भी पैथोजन कहलाते हैं, जैसे वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ, हेलमंथीज, इनसे होने वाली जो भी बीमारियां होती हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज या इन्फेक्शंस। ठीक है। सेकेंड है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मतलब किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होगी, जैसे कि विटामिन, मिनरल सॉल्ट, एनर्जी, ये सब की कमी से होने वाली जो डिजीज होगी उसे अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है अपने बायोकेमिकल डिसऑर्डर। ये कौन से होंगे, ये ऐसी डिजीज होगी जो अपनी बॉडी में बनने वाले केमिकल्स की कमी की वजह से होती है। बायोकेमिकल का मतलब ऐसे केमिकल जो अपनी बॉडी में बने, उनकी कमी से होने वाली डिजीज को क्या कहेंगे, बायोकेमिकल डिसऑर्डर। और ये कौन कौन से होंगे, जैसे हार्मोन की कमी हो जाए, किसी पर्टिकुलर एंजाइम की कमी हो जाए, या कोई पर्टिकुलर केमिकल अपनी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लग जाए, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, उससे जो डिसऑर्डर होंगे उसे क्या कहेंगे, बायोकेमिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट होता है अपना एक्सोजीनस केमिकल डिसऑर्डर। ये भी केमिकल की वजह से ही होती है, लेकिन ये ऐसे केमिकल जो बाहर से आते हैं, अपनी बॉडी में नहीं बनते, जैसे पॉल्यूटेंट्स, किसी एलर्जिक सब्सटेंस, उनसे होने वाली डिजीज को क्या कहेंगे, एक्सोजीनस और केमिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। अब देखो, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कौन सी होती है, मतलब ऐसी डिसऑर्डर जो अपने लाइफ स्टाइल की वजह से, जैसे अपना फूड क्या चूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, सिटिंग हैबिट कैसी है, क्या अपन इंटॉक्सिकेंट या नशा वगैरह करते हैं, उनसे होने वाली जो डिजीज होती है उसे क्या कहेंगे, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है मैकेनिकल डिसऑर्डर, जिसमें अपने कोई फ्रैक्चर, एक्सीडेंट वगैरह में कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई स्प्रेन हो गया, कोई टूट फूट हो गई अपनी बॉडी में, उनसे होने वाली डिजीज को क्या कहेंगे, मैकेनिकल डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डीजनरेटिव डिसऑर्डर। डीजनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब अपना बॉडी का एक ऑर्गन पर्टिकुलर एक सर्टेन एज के बाद में धीरे धीरे कम काम करने लगता है, इसे क्या कहेंगे, डीजनरेटिव डिसऑर्डर। और ये ओल्ड एज में सबके साथ होगा, जैसे हाइपरटेंशन होना, आर्थराइटिस होना। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं, जो पेरेंट से किस में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ऐसे डिसऑर्डर को अपन क्या कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, कलर ब्लाइंडनेस आती है, हीमोफीलिया आते हैं, डाउन सिंड्रोम आते हैं। अपन ने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में जो भी डिजीज़ की है वो सारी इसमें लिख सकते हैं अपन। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज ड्यू टू सोशल, पर्सनल एंड मेंटल स्ट्रेस। किसी पर्सन को स्ट्रेस की वजह से जो भी डिसऑर्डर होते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे? मेंटल डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं टाइप ऑफ डिजीज। तो देखो, दो तरह की डिजीज हो सकती है। कैसी डिजीज जो अपने बर्थ के समय अपने साथ पहले से ही आए, उसे अपन को क्या कहेंगे? कंजेंशियल डिजीज। और दूसरी ऐसी होती है जो कि अपने बर्थ के बाद में आती है, जिसे क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। फिर एक्वायर्ड डिजीज जो होती है वो भी दो तरह की हो सकती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वो होगी जो एक पर्सन से, बोले तो पेशेंट से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। नॉन इन्फेक्शियस वो होती है जो पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अब इन्फेक्शियस डिजीज भी दो तरह की होती है, एक होती है कॉन्टाजियस और एक होती है नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस ऐसी डिजीज को कहते हैं जो कि पेशेंट से हेल्दी पर्सन में डायरेक्ट कांटेक्ट से, मतलब टच करने से ट्रांसफ़र हो सकती हो, उसे क्या कहेंगे? कॉन्टाजियस। और नॉन कॉन्टाजियस ऐसी होगी जो टच करने से नहीं होगी, किसी दूसरे मेथड से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये अपन को डिजीज के टाइप 1 बाय 1 करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन कंजेंशियल डिजीज। तो कौन सी डिजीज कहलाती है? विच आर प्रेजेंट इन अ पर्सन सिंस बर्थ। बर्थ के समय से ही उसमें प्रेजेंट हो। जैसे कि जेनेटिक डिजीज जो होती है वो बर्थ के समय ही होती है, बर्थ के समय से ही अपने बॉडी में होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया होना, कलर ब्लाइंडनेस होना वगैरह। दूसरा होता है फिजियोलॉजी और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। मतलब ये ऐसे डिसऑर्डर है जो अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय रह जाते हैं, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते, कोई डिसऑर्डर रह गया हो। तीसरा है डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम मदर बाय प्लेसेंटा। मतलब माँ को कोई बीमारी थी और वो बीमारी जो है बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो भी बच्चे में टाइम ऑफ बर्थ के समय होगी, जैसे जर्मन चिकन पॉक्स, सिफिलिस डिजीज। ये कुछ डिजीज है जो मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट है अपने एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज क्या होती है? डिजीज विच अकर आफ्टर बर्थ, उसे क्या कहेंगे? एक्वायर्ड डिजीज कहेंगे। ये जो डिजीज होती है वो दो तरह की हो सकती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। पहले अपन को करनी है इन्फेक्शियस डिजीज। दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन। और अगर पैथोजन से हो रही है तो ये एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है, किससे? पेशेंट से। तो दीज डिजीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन। देर आर टू टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। कितने तरह की इन्फेक्शियस डिजीज होती है? दो तरह की। कौन कौन सी होगी? एक होगी कॉन्टाजियस और एक कौन सी होगी? नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस वो डिजीज होती है जो स्प्रेड होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, मतलब पेशेंट को टच करने से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है, जैसे रिंग वॉर्म, कंजक्टिवाइटिस, लेप्रोसी। ये किसकी एग्जाम्पल है? सब कॉन्टाजियस डिजीज के एग्जाम्पल है। जबकि नॉन कॉन्टाजियस में अपने कौन से आते हैं? दीज डिजीज कांट स्प्रेड बाय डायरेक्ट टच। हालांकि स्प्रेड तो हो सकती है लेकिन किससे? अदर मोड से, इनडायरेक्ट मेथड से, जैसे एयर से, वाटर से, फूड से, कैरियर से, ब्लड से, बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, एड्स। ये नॉन कॉन्टाजियस है, हालांकि इन्फेक्शियस है, हेल्दी से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है पेशेंट से। ठीक है। सेकेंड होती है कैटेगरी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी डिजीज को कहते हैं जो किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती किसी पेशेंट से, उसे अपन क्या कहेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि कैंसर होना, एलर्जी होना। जैसे सपोज करो कि मुझे पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, आप मेरे पास में रह जाएं तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे अंदर से वो एलर्जी आप में चली जाएगी कि भाई मेरे को पॉलन ग्रेन से एलर्जी थी तो आपको भी एलर्जी होने लग जाएगी। मान लो कि मुझे कोई पर्टिकुलर इंजरी हो गई तो ऐसा नहीं है कि जो टच करेगा उसको भी हो जाएगी। मान लो किसी एक्सीडेंट में किसी पर्सन का कोई हाथ कट हो जाए तो ये ऐसा नहीं है कि जो टच करेगा या किसी भी मोड से उसका भी ये प्रॉब्लम हो जाए। मान लो मुझे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ खाना खाने से, उठने से, बैठने से आपको भी वो डेफिशिएंसी हो जाए। तो ये कैसी होती है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें कौन कौन सी आती है? डेफिशिएंसी डिजीज आती है, डीजनरेटिव डिजीज, एलर्जी, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, मेंटल डिसऑर्डर जिसमें सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस, एंजाइटी, ये सब जो होते हैं ये नॉन इन्फेक्शियस है, कैंसर वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन। ये किससे होती है? पैथोजन से। और पैथोजन के बेसिस पे ही अपन को ये डिजीज कैटेगराइज करनी है। तो सबसे पहले अपन करते हैं वो सारी डिजीज जो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। और इसमें अपन को टोटल 11 डिजीज करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेप्रोसी, जिसे हैंसन डिजीज भी कहते हैं। और इसका पैथोजन क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये इन्फेक्शियस डिजीज है। और ये मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब किस तरीके से ट्रांसफ़र होती
हेल्दी पर्सन में ये पेशेंट से कैसे ट्रांसफर होगी उसको अपन क्या कहेंगे, मोड ऑफ इन्फेक्शन। दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू द डिस्चार्ज रिलीज फ्रॉम वाउंड और स्टेइंग विद पर्सन। या तो जो पर्सन है उसके साथ में रहने से भी हो सकती है, इसलिए एक ऐसी डिजीज हुई, कॉन्टाजियस डिजीज हुई, या उस पर्सन से जो भी मतलब वाउंड से जो भी फ्लूइड रिलीज होता है उसके कांटेक्ट में आने से भी आपको हो सकती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, मसल्स जो होती है वो वीक होने लगती है, नमनेस होने लगती है, मतलब एकदम ही उस पर्टिकुलर पार्ट पे ऐसे कुछ भी फील नहीं होगा, डिफॉर्मिटीज़ हो जाएगी, मतलब जो शेप जो होते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के वो ख़राब हो जाएंगे। और ये कहाँ कहाँ हो सकता है ऐसा डिफॉर्मिटीज़, हैंड में हो सकता है, आर्म में हो सकता है, पैर में हो सकता है, अपने स्किन के ऊपर लेसन्स बोले तो अब नॉर्मल स्किन पे ग्रोथ हो जाएगी जिससे स्किन के ऊपर एक हार्ड सी कवरिंग सी बन जाएगी अजीब सी, तो अब नॉर्मल ग्रोथ और अपीयरेंस ऑन स्किन, उसे क्या कहते हैं, स्किन लेसन्स। ये जो होते हैं सब किसके, लेप्रोसी, जिसे आम जिंदगी में आपने शायद कुष्ठ नाम से सुना हो, ये डिजीज का जो होती है वो कौन सी होती है, लेप्रोसी होती है। लेप्रोसी डिजीज जो है वो पर्सन का इम्यून सिस्टम कैसा है, कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बेसिस पे 3 तरह की हो सकती है, ट्यूबरकुलोइड, लेप्रोमेटस और बॉर्डर लाइन। ठीक है, अब देखो इन तीनों डिजीज के बारे में सिम्टम्स में पूछा जाता है। तो देखो पहला तो है ये तीनों डिजीज में मेन फर्क है पर्सन की इम्यूनिटी, कि पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है। अगर पर्सन की हाई इम्यूनिटी है तो उसे ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी हो सकती है, लो इम्यूनिटी है तो लेप्रोमेटस, और एकदम कम इम्यूनिटी है तो बॉर्डर लाइन, जो कि सबसे ज़्यादा लेथल होगी। इन्फेक्शन, ये ट्यूबरकुलोइड नॉन इन्फेक्शियस है, ज़्यादा फैलती नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्सन का खुद का इम्यून रिस्पॉन्स ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था। लेप्रोमेटस जो होती है स्लाइटली इन्फेक्शियस होती है, और बॉर्डर लाइन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है। बैक्टीरियल एग्रीगेट, मतलब क्या, बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो ट्यूबरकुलोइड में हो नहीं पाएंगे, क्योंकि पर्सन का इम्यून सिस्टम कैसा था, हाई इम्यूनिटी था। लेप्रोमेटस में ये एग्रीगेट प्रेजेंट होंगे और बॉर्डर लाइन में भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जहाँ तक सिम्टम्स की बात चल रही है, ट्यूबरकुलोइड में बॉडी के स्किन के ऊपर रैसेज हो जाएंगे और कुछ जो है वाउंड्स या लेसन्स हो सकते हैं, मतलब ये लिमिटेड होगी, थोड़ी ही अमाउंट में डिजीज हो रही है। जबकि लेप्रोमेटस में लम्प्स बनने लगेंगे, स्किन पे बहुत ज़्यादा लेसन्स बनने लगेंगे, जो घाव वगैरह है वो ज़्यादा होने लगेंगे। और इन दोनों के सिम्टम्स एक साथ किस में देखने को मिलते हैं, अपन को बॉर्डर लाइन में देखने को मिलते हैं। तो ये 3 तरह से अपन को क्या हो सकती है, लेप्रोसी हो सकती है। तो लेप्रोसी के ये 3 टाइप है और इन तीनों टाइप में ये क्या है, डिफरेंस एज है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं प्रिवेंशन एंड क्योर। तो देखो बीसीजी वैक्सीन जो है वो लेप्रोसी के प्रिवेंशन के लिए यूज की जा सकती है। और बाकी तो क्या है कि लेप्रोसी के जो पेशेंट है उनको आइसोलेशन में रखना चाहिए ताकि उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। उनके क्लोथ और जो थिंग वगैरह है वो अपन को यूज नहीं करने चाहिए। और अगर उनका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पूरा का पूरा ही इन्फेक्टेड हो चुका है तो उसे फिर सर्जरी से क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप टीबी के नाम से जानते हैं। पैथोजन क्या होगा इसका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये डिजीज जो है वो एयर से और वाटर से फैल सकती है, या फिर जो स्पेटम, जो मतलब जो उनका बलगम जो बाहर आता है उससे फैल सकती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, बोले तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जहाँ पर भी लिखेंगे बोले तो छींकने और खांसने से क्या कर सकती है, डिजीज फैल सकती है। ठीक है, और किससे फैल सकती है, जो पर्सन है उनके क्लोथ या यूटेंसिल्स यूज करने से भी टीबी फैल सकती है, या फिर ऐसे एनिमल जिनको टीबी का इन्फेक्शन हो रखा है, जिनमें टीबी हो रखी है, उनके मिल्क को कंज्यूम करने से भी अपन में टीबी क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो टीबी के केस में पर्सन को कफ होता है, बहुत ज़्यादा खांसी चलती है, फीवर आता है, वेट जो है बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, टायर्डनेस होगी, आंखें जो होगी वो धस जाएगी, भूख बहुत ही कम लगेगी, और जो जो मतलब स्पेटम जो बाहर निकलता है, बलगम जो निकलता है उसके साथ पस और ब्लड भी आ सकता है, बोले तो खांसते समय जो बलगम निकलता है उसमें ब्लड भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड क्योर। प्रिवेंशन क्या है बीसीजी का, सॉरी इसका टीबी का, तो इसके केस में भी बीसीजी का जो वैक्सीन है वो इस केस में भी काम आ सकता है। और अपन को जो ऐसे मतलब जो नशे की ऐसी चीज़ें हैं जिससे धुआं जो अपने लंग्स में जाता है उन सबको अपन को अवॉइड करना चाहिए, जैसे हुक्का, बीड़ी, सिगरेट वगैरह। वैसे नशे की कोई चीज़ अपन को कंज्यूम करनी ही नहीं चाहिए। पेशेंट जो है उसे आइसोलेशन में रखना चाहिए, उसके क्लोथ और यूटेंसिल्स को यूज नहीं करना चाहिए, और उसका जो भी बलगम वगैरह बाहर आता है उसको अपन को अलग से कहीं पे सॉइल में दफना देना चाहिए। ठीक है, ताकि ये डिजीज क्या ना हो, स्प्रेड ना हो। ठीक है,
नेक्स्ट है अपने डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है इसका जो पैथोजन है वो है कोरिनी बैक्टीरिया, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इस केस में क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या है, पर्सन को हाई फीवर रहता है, कफ रहता है और स्नीजिंग होती है। जो नोज थ्रोट जो होते हैं और टॉन्सिल्स जो होते हैं वो बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं। और इस डिजीज का जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है वो बॉडी में क्या करता है, ब्लड के साथ मूव करता है और ये पर्सन की डेथ भी करवा सकता है। ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑब्वियस थिंग है, अगर कफ और स्नीजिंग है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये क्या बीमारी फैल सकती है। प्रिवेंशन क्या है, इस केस में DTAP का वैक्सीन लगता है। पर्सन का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए और पर्सन को क्या करना चाहिए, आइसोलेशन में रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अपने हैं टिटनस। जो टिटनस जो है वो किससे फैलती है, पैथोजन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। और इस केस में जो पर्सन को हेडेक होने लगता है, पेनफुल मस्कुलर, मतलब मसल्स बुरी तरह से जकड़न महसूस करती है और दर्द होता है बहुत बुरी तरह से, स्पेशली नेक और जो होते हैं, और जो जबड़े जो होते हैं वो बिल्कुल लॉक हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा अपन आम भाषा में कहते हैं ना, दांत जो है वो अटक गए, मतलब एक दूसरे में फंस गए, वो वैसा हो जाएगा, मुंह खुल नहीं पाएगा। ऐसी बीमारी क्या होती है, टिटनस होती है। जनरली अपन को ये फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब भी अपन को कुछ भी मतलब कट वगैरह या चोट वगैरह लगती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, टिटनस के इंजेक्शन लगा देते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, पैथोजन जो होता है वो अपनी बॉडी में एंटर कर सकता है जब भी अपन को कोई वाउंड और इंजरी हो, और वो भी ऐसी जो मेटल की चीज़ों से हो, तो अपन में ये बीमारी जा सकती है। और यही वजह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर लोग अपन को जो बाकी को ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ साथ ATS एंटी टिटनस सीरम के इंजेक्शन लगा देते हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर इंजरी के। और अपन को टिटनस के वैक्सीन भी लगवा सकते हैं जिससे अपन को टिटनस की बीमारी नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है अपने न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है उसका पैथोजन है डिप्लोकोकस न्यूमेनाई। ये जो है एक तरह की लंग्स की डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, जिसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है लंग्स के अंदर, जिससे पर्सन को ब्रीथ करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, कफ निकलता है, कोल्ड मतलब सर्दी लग जाती है, जुकाम होता है, बुरी तरह से फीवर आने लगता है, और लीवर और गोल ब्लेडर जो है वो अफेक्टेड रहते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इस चीज को क्या कहते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये था। नेक्स्ट आगे लेते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये चीज किससे फैलती है, तो जब भी कफ और स्नीजिंग वगैरह हो तो अपने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑलमोस्ट सारी डिजीज में ये होगा, जिसमें भी कफ आएगी तो कफ से इन्फेक्शन फैलेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, गुड हाइजीनिक कंडीशन, सैनिटरी कंडीशन रखनी चाहिए और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए इलाज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया देखो एक बार और भी आएगा आपके आगे। डायरिया जो होता है बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, सॉरी वायरस से क्या, अपने जो प्रोटोजुआ होते हैं उनसे भी हो सकता है। बेसिकली लूज मोशन होना, डायरिया के मतलब पेट खराब हो जाना कहते हैं ना अपन, उसको क्या कहते हैं, डायरिया। अगर बैक्टीरिया पूछा जाए कि डायरिया किस बैक्टीरिया से होता है, तो सीजेला बैक्टीरिया से होता है। इसमें फ्रिक्वेंट लूज वाटरी स्टूल आते हैं, जो है अपन को ऐसे जो होती है वॉमिटिंग आएगी, और वॉमिटिंग जैसा दिन भर लगता रहेगा, फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, बोले तो भूख नहीं लगेगी, स्टमक पेन होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी किसके साथ निकल रहा है, स्टूल के साथ, तो बॉडी में पानी की कमी होगी और फिर वीकनेस वगैरह फील होगी। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, ये जो चीज़ें होती है हमेशा कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से निकलती है। ठीक है। तो उनसे ये पर्सन में क्या हो सकती है, हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। अब प्रिवेंशन क्या होगा, ऑब्वियस थिंग है, वाटर और फूड का ध्यान रखना है, गुड हाइजीनिक कंडीशन, सैनिटरी कंडीशन रखनी है। ORS का जो गोल है वो पीना है। ORS सॉल्यूशन क्यों पीते हैं, ताकि जो अपन को वाटर की जो कमी हो रही है वो फुलफिल हो सके। अगर पानी है तो उसे, अगर मान लो आपके आसपास पानी सही ढंग से नहीं है तो उसे बॉईल करके पिए। फूड जो है उसे खुला ना रखें, और जो रोटन फ्रूट्स वगैरह होते हैं ऐसी चीज़ों को ना खाएं। ठीक है। तो उससे अपन को फूड पॉइजनिंग या डायरिया हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होती है वो नीजेला मेनिंजाइटिडिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये पैथोजन जो होता है वो मेनिंजेज में इन्फ्लामेशन करता है। तो अब मेनिंजेज कहाँ होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम दे सकता है। आप में से नहीं पता मेनिंजेज क्या होती है, तो देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर होती है, जिसको कहते हैं ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और अरेक्नॉइड। और इन तीनों ही मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेनिंजेज। तो उनमें इन्फ्लामेशन होना उसे अपन क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा,
पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। प्रिवेंशन क्या है, पेशेंट की कोई भी यूटेंसिल्स क्लोथ्स वगैरह ये नहीं यूज करना चाहिए। उसे जो भी उससे डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो बलगम निकल रही है, वॉमिट निकल रही है, उसे सॉइल के अंदर डंप कर देना चाहिए। और बाकी एंटीबायोटिक वगैरह का कंजप्शन करना चाहिए ताकि इस बीमारी को क्या कर सके, अपन क्योर कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया जो है वो निजेरिया गोनोरिया पैथोजन की वजह से होता है। ये एक जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि जब जेनाइटल्स की जो एपिथेलियम होती है वहाँ पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन होने लगेगा, फिर येलो कलर का डिस्चार्ज आने लगता है पेनिस या वेजाइना से। मेल के अंदर टेस्टिकुलर पेन होने लगेगा, जबकि फीमेल में लोअर स्टमक के अंदर क्या होने लगेगा, पेन, क्योंकि टेस्टिस बाहर होते हैं तो बाहर से टेस्टिकुलर पेन होगा, जबकि फीमेल में जो होता है ये पोर्शन जो होगा वो अंदर की तरफ है, तो वहाँ पर लोअर स्टमक के अंदर क्या होना, लोअर एब्डोमेन के अंदर दर्द होने लगता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन ये एक एसटीडीज में आती है, इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर होती है, किसमें, पेशेंट टू हेल्दी पर्सन में। प्रिवेंशन क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए जिससे कौन सी बीमारी हो रखी हो, गोनोरिया हो रखी हो। और इलाज के लिए अपन सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा जो है विब्रियो कॉलेराई, ये एक तरह का मतलब वाटर कंटामिनेटेड वाटर से होने वाली डिजीज है, कभी कभी फूड से भी हो जाती है। और इसमें वाटर डायरिया बोले तो वही मतलब लूज मोशन वगैरह होने लगेंगे। ठीक है। वॉमिटिंग होगी, नौसिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है। नौसिया मतलब अपने ऐसे कहते हैं ना, अपने आम भाषा में जीव दौरा होना, वो होता है। ठीक है। पेशेंट जो होता है उसे वीकनेस फील होगी, यूरिनेशन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि जो यूरिन मतलब जो वाटर यूरिन के साथ निकलना चाहिए था वो तो किसके साथ निकल गया, स्टूल के साथ निकल गया। क्रैम्प्स होने लगेंगे बॉडी में, क्योंकि बॉडी में बहुत ही ज़्यादा में पानी की क्या हो जाएगी, कमी होने लगेगी। मोड ऑफ इन्फेक्शन पहले ही देख चुके हैं, वाटर और फूड होगा। हाउस फ्लाई जो होती है इसका वेक्टर की तरह बिहेव करती है, वो फैलाती है। तो जो हाउस फ्लाई जो होता है, ऐसे भी मानते हैं कि हाउस फ्लाई से कॉलेरा होता है, तो हाउस फ्लाई से नहीं होता। ये ठीक वैसा ही है जैसे मलेरिया मॉस्किटो से नहीं होता, प्लाज्मोडियम से होता है। मॉस्किटो तो सिर्फ एक वेक्टर है, ठीक वैसे वैसे हाउस फ्लाई भी एक वेक्टर है। प्रिवेंशन क्या होगा इसका, गुड हाइजीनिंग और सैनिटरी कंडीशन रखनी चाहिए। जो रोटन फूड आइटम्स होते हैं उनको अपन को यूज नहीं करना चाहिए। कॉलेरा का जो वैक्सीन आता है उसे यूज करना चाहिए। और ORS गोल जो है वो कंज्यूम करना चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन जो हो रहा है पर्सन को, जो सिम्टम्स है इसको अपन क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है अपने टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, इसका पैथोजन होगा साल्मोनेला टाइफाई। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, हेडेक होने लगता है, स्टमक एक होने लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, डायरिया हो सकता है, वीकनेस, फीवर, और बॉडी के ऊपर रेसेस भी हो जाएंगे। ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, ऑब्वियस थिंग है ये भी, अगर एपेटाइट और डायरिया वगैरह हो रहा है तो अक्सर मोड ऑफ इन्फेक्शन फिर क्या होगा, वाटर और फूड ही होगा। और इसमें भी हाउस फ्लाई और कुछ और इंसेक्ट जो होते हैं वो इस डिजीज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किससे, हेल्दी पर्सन से पेशेंट में। प्रिवेंशन ऑलमोस्ट वो के वही प्रिवेंशन होंगे, गुड हाइजीनिक कंडीशन, सैनिटरी कंडीशन, रोटन फूड आइटम्स को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, TAB का वैक्सीन यूज करना चाहिए। ठीक है। और क्लोरोमाइसिटीन ये एंटीबायोटिक है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए ये डिजीज को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट डिजीज है आज की अपने, वूफिंग कफ। वूफिंग कफ जो होता है वो ऐसा कफ बोले तो ऐसी खांसी जिसमें थोड़ी साउंड थोड़ी सी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और ये बॉर्टेला पर्ट्यूसिस इस पैथोजन की वजह से होती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इंटेंस कोल्ड होगा, ड्राई कफ आएगा। ड्राई कफ का मतलब कभी कभी खांसते समय अपने बलगम बनती है, ठीक है, म्यूकस निकलता है, और कभी कभी नहीं निकलता। अगर निकलता है तो उसे अपन कफ विथ म्यूकस कहेंगे, और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, ड्राई कफ कहलाएगा। ठीक है। और ये जो होगा इसमें पर्सन को माइल्ड फीवर रहता है, फीवर इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन खांसते समय उसके रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ में सांस लेते समय भी ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ब्रीथिंग के लिए, और साउंड प्रोड्यूस होता है खांसते समय। ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी कफ वगैरह या स्नीजिंग वगैरह होगी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही होगा।
प्रिवेंशन और क्योर क्या होंगे, पर्सन को जो है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाना चाहिए, डीपीटी का वैक्सीन लगाना चाहिए जो 3 डिजीज में काम करता है, डिप्थीरिया में भी काम करता है, पर्ट्यूसिस में भी काम करेगा जो कि वुफिंग कफ है, और टिटनस में भी काम करेगा। तो ये 3 डिजीज में आप ये लिख सकते हो कि डीपीटी के क्या लगाने चाहिए, वैक्सीन लगाने चाहिए। इसी के साथ अपन आज के वीडियो के पार्ट को एंड करते हैं। देखो मैं जल्दी बाकी के पोर्शन भी आपको अपलोड करवा दूंगा। और ये जो आज का वीडियो था इसमें अपन ने बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज की है। इसके अलावा अपने 3 और डिजीज है, एक तो अपने वायरस से होने वाली डिजीज, प्रोटोजुआ से होने वाली डिजीज, और उसके अलावा हेलमंथीस से होने वाली डिजीज भी है, और कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का भी अपन ने सिलेबस में। तो उन्हें अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन सारे टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है तो अच्छे से लर्न कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।